अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फारूकी मीडिया सियालकोट से। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट की बड़ी सियासी मशहूर शख्सियत जनाब मोहम्मद साजिद हुसैन गुम्मन साहब, जो सियालकोट के नायब अमीर भी रह चुके हैं, साबिक नायब अमीर भी रह चुके हैं। आज हमारे साथ ये मौजूद है, हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, इनसे कुछ सीखेंगे भी। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कारकुनान के जहनों के अंदर भी हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इनसे आज पूछेंगे। सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह खैरियत। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आप दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फारूकी मीडिया से आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा गुम्मन, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि तहरीक लब्बैक के अंदर आपने सबसे पहले शमूलियत कब इख्तियार की? मैंने जी ये 2021 में शमूलियत इख्तियार की थी तहरीक लब्बैक में। जी। और इसमें मैं PP 44 समड़ियाल था उस वक्त हल्का। जी। और उसमें मेरे पास नागम इलेक्शन सेल का होता था। तकरीबन 1 साल में वहाँ डिलीवर किया मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तहरीक लब्बैक का जो मंशूर में, इसमें सबसे अहम नुक्ता क्या है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर में सबसे अहम नुक्ता है इस्लाम। बाकी तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो दुनियावी मामलात को लेकर चलती हैं। तहरीक लब्बैक का मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। अच्छा, दूसरा गुम्मन साहब, आपने जैसे ये अपने तहरीक लब्बैक का ये मंशूर बताया, क्या आपको ये लगता है कि आपकी जमात आप जो मंशूर बयान करते हैं इस पर पूरा अमल कर रही है? इंशाअल्लाह जी, अल्लाह के फजले से हमारे कायदे मुहतरम बाकरदार, बासलाहियत और सियासी सोच बसीरत और मजहबी मामलात में उनके वालिद मोहतरम से लेकर उनका किरदार आज तक किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। माशाअल्लाह। और गुम्मन साहब, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है तहरीक लब्बैक के अंदर, वो है जो नाराज अराकीन है। जी। इसमें मैंने देखा कि आपकी वीडियोस भी माशाल्लाह मैंने देखे कि आप जनाब खिजर मांगड़ साहब हैं, उनके पास भी आप वहां पे मौजूद हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इस हवाले से मुझे बताएं, क्या आप इख्तियार कर रहे हैं जो नाराज अराकीन है? उस मीटिंग का जो असल मकसद था वो क्या था जो खिजर मांगड़ साहब के साथ? जनाब खिजर मांगड़ साहब जब नाज़िम आला थे, शुमाली पंजाब के, तो उस वक्त से उनके साथ तल्लक था। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की कि हम पाकिस्तान में तमाम नाराज अराकीन को वापस इकट्ठा करेंगे और कायदे मोहतरम के हाथों को और मजबूत करेंगे। ठीक है जी, ये उस मीटिंग का मकसद था। ठीक है जी, वो हमने मीटिंग की और अल्लाह के फजल के साथ बड़ी तेजी के साथ जो नाराज अराकीन हैं वो मांगड़ साहब की आवाज पर इकट्ठे हो रहे हैं और मैं उनकी टीम का एक अदना सा कारकुन। जी बिल्कुल। अच्छा गुम्मन साहब, ये बताइएगा मुझे कि जो आप ये कोशिश कर रहे हैं, खिजर मांगड़ साहब, आप जितने भी अराकीन हैं, जितने भी नाराज हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप जमात के अंदर एक अलग जमात खड़ी कर लें, फिर दड़ाबाजी बना लें, कहीं बाद में ऐसा तो नहीं होगा? नहीं जी, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक में ना कोई दड़ाबंदी है, ना कोई हम ख्याल ग्रुप है और ना कभी ऐसा हो सकता है, ना भी कभी ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि ये नजरिए के ऊपर खड़ी जमात है। इसमें नाराजगी तो किसी की हो सकती है, जाती मामलात पे आके, नजरिए पे आके, सियासी मामलात पे आके, लेकिन जमात से और अपने कायद से कोई भी टूटा हुआ नहीं है। जब तक हम जमात से नजरिए से जुड़े हुए हैं तो नई जमात का और नए मामला का कोई तस्वर भी नहीं है जमात के अंदर। अच्छा गुम्मन साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे मैं इसी के साथ ही मैं अपना ये सवाल जोड़ता हूँ कि जितने भी अराकीन नाराज हो रहे हैं, ये जो आपके अराकीन नाराज होते हैं, ये कहीं जाती मफाद की खातिर नाराज होते हैं या किसी ओहदे की लालच में नाराज होते हैं? क्या ऐसी वजह है कि एक जमात का नजरिया भी इस्लाम है, तो वहां पे क्यों ऐसी वजूहात पैदा होती हैं कि आपकी जमात के अंदर कारकुनान ओहदेदार नाराज हो जाते हैं? क्यों ऐसा क्यों है? नहीं देखिए जी, ये हमारी जमात में नहीं होता,
जी ये तमाम सियासी जमातों में होता है। ठीक है। ठीक है जी। अगर हमारा जमात का मामला है तो हमारी जमात को नजरिए पर खड़े होने की वजह से नाराज होने के बावजूद भी आज तक कोई कारकुन भी जमात को छोड़ के कभी गया ही नहीं है कहीं। जी ठीक है जी। खामोशी अख्तियार किया वक्ती तौर पर, लेकिन फिर भी लोगों ने एज ए कारकुन काम करना नहीं छोड़ा। जी कायदे मोहतरम को आज तक किसी ने नहीं छोड़ा। ये जमात के अंदर हमारा खुला चैलेंज है। ठीक है जी। किसी ने नहीं कभी छोड़ा। जी। अच्छा, आप सियालकोट के साबिक अमीर रह चुके हैं, जी ठीक है। आपकी जो सियासी बसीरत है, आपकी जो सियासी साख्त है, आप पीपी 53 के अंदर, हल्का के अंदर, ये बड़ी मजबूत रही है, ये सब सियालकोट वालों को पता है। क्या जो साबिक अमीर आप रह चुके हैं वो कोई नाराजगी का बायस बना था, या किसी ने उतार दिया, या कोई ऐसा मफाद था जिसकी वजह से आप खुद नीचे हुआ? नहीं, देखें जी, सियासी इसके पीछे क्या क्या वजह? सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं। जी ठीक है जी। वो इख्तलाफात ज़ातियात की बुनियाद पर नहीं होते, जमात की बेहतरी के लिए होते हैं जी एक दूसरे से। ठीक है जी। वो इख्तलाफात जो हैं वो बाज़ दफ़ा किसी ओहदे के ऊपर काम करने वाले बंदे को जो है वो गवारा नहीं किया जाता उन इख्तलाफात में रहते हुए। तो इस वजह से जो है वो ओहदे को हमने जो है वो खैरबाद कहा। ठीक है जी। जमात ने कहा कि जी आप अभी कारकुन की हैसियत से काम करें, और हमने कहा जी बिस्मिल्लाह। हम 1 साल तकरीबन कारकुन की हैसियत से काम करते रहे। ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ पीपी 53 का, हमने कारकुन की हैसियत से ये इलेक्शन लड़ा है, जमात को तो नहीं छोड़ा। जी, माशाअल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सियालकोट की जितनी भी क़यादत है, यहाँ सियालकोट के अंदर जो नाराज अराकीन है, क्या उनको भी दोबारा अपने ओहदों पर बहाल किया जाएगा, या कारकुन की हैसियत से उनसे काम लिया जाएगा? नहीं जी, देखिए, जो अभी तक हम दोस्त इकट्ठे हुए हैं इस मिशन और मकसद के लिए कि अपने नाराज कारकुन को वापस कायदे मोहतरम के हाथ मजबूत करने हैं, उसके तहत हमारा तो हलफ है कि ना हमें ओहदा चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए। हम एज ए कारकुन की हैसियत से अपने नाराज दोस्तों को इकट्ठा करके जमात को भी मजबूत करेंगे और अपने काज के हाथों को और मजबूत मैं यहाँ पर जहाँ पे आपकी बात को कट कर रहा हूँ कि आप देख लें, ये कह रहे हैं ऑन द कैमरा, ये बात कह रहे हैं कि अगर कल को हमें फिर ये पोजीशन मिलती है तो आप ये बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, कि हम ना कोई ओहदा लेंगे, यानी आप ये बात कर रहे हैं कि खिजर मांगट साहब जो अभी ये जो अराकीन नाराज अराकीन है, आपकी गुमन साहब बात से ये जो अराकीन है नाराज है, अगर ये दोबारा तहरीक के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं तो इनका ये वादा है, ये आपने किया हुआ कि हम दोबारा किसी ओहदे पे भी नहीं आएंगे। अगर आपको कल ऑफर की जाती है कि आप अपने हल्का से इलेक्शन लड़े तो फिर? तो देखिए, ये अगर जमात का फैसला होगा जी, अगर जमात का फैसला होगा और हमारे कायदे मुहतरम का हुक्म होगा जी, ठीक है जी, तो कायद के हुक्म को कट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको नहीं रोका जा सकता। कायद की बात तो हमने माननी है, हर सूरत आज भी माननी है, कल भी माननी है। जी, ठीक है जी। और जो है ना जी, टिकट पे इलेक्शन ना लड़ने वाला मामला, वो हमारा हलफ है इस बुनियाद पर कि जो तहरीक में कारकुन इकट्ठे करने के लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई लालच, कोई गरज शामिल नहीं है। हम ये बात इंशाल्लाह कायदे मोहतरम को भी कह भी चुके हैं कि हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, हमें कोई टिकट नहीं चाहिए। जी। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइएगा कि जो सियालकोट के अंदर, क्योंकि आप सियालकोट में आपकी साख ज्यादा है, सियालकोट में जो जितने भी साबिक ज्यादा जो ओहदेदारान थे, बड़े बड़े ओहदेदारान थे, इनकी क्या ऐसी गलतियां हैं हजरत कि उनको अब पीछे ही रख दिया गया है? क्यों उनको फ्रंट पे नहीं लाया जा रहा? क्यों ऐसा है कि उनकी जो कुर्बानी है उनको पीछे धकेल दिया गया? क्यों ऐसा है? अगर मैं यहाँ पे नाम लूं तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्यों ऐसी इतनी इतनी बड़ी कुर्बानियां देने वाले वो आज पीछे बैठे? क्या आप उनको भी सामने लेके आएंगे? क्या आपकी तहरीक जो आप चला रहे हैं, क्या वो भी उनका हिस्सा बनेंगे? जी, अल्लाह पाक के फजल से हम जिला सियालकोट के 11 लोग थे जी, ठीक है जी, जिन्होंने तहरीक में कह लें खामोशी इख्तियार की। जी, खामोशी इख्तियार की है। सिर्फ मेरा और सूफी रफीक बाजवा साहब का जो ओहदा है वो खत्म हुआ है, बाकी 9 बंदे अभी अपने ओहदों पर मौजूद हैं। जी, ठीक है जी। और अल्लाह के फजल से वो सारे साथी आज भी हमारे साथ खड़े हैं, और जो कोशिश और जो मेहनत हम इस वक्त कर रहे हैं कारकुन को इकट्ठा करने के, वो सारे दोस्त मेरे साथ। जी।
जैसा आपने कहा कि पहले कि हर सियासी जमात के अंदर हम भी ये समझते हैं कि नाराजगी होती है, छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती है। क्या आपको लगता है कि आपकी जमात के अंदर ये नाराजगी आपकी सियासी बसीरत को कमजोर कर रही है? नहीं जी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी जमात में नाराजगियां और जो कह लें दड़े बन जाते हैं, जैसे इस वक्त हमारी मुखालिफ जमातों में दड़े मौजूद हैं, तो वो एक ही जमात का झंडा तो अलग-अलग लोगों के हाथ में होता है, उससे कारकुन जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। अगर किसी एक जगह से कारकुन नाराज होता है तो वो दूसरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है दूसरे झंडे के। इससे जमातें कमजोर नहीं होती, इससे जमातें मजबूत होती है। जी बिल्कुल जी। दूसरा मुझे ये बताएगा कि आपके हलका के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त जो इस चीज की जरूरत अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप अपने हलका के अंदर सबसे पहले काम कौन सा करें? देखिए जी, तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो नजरिया है ना, उसके मुताबिक इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम के जो काम हैं उसमें सबसे अहम काम है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, हर जालिम का हाथ रोकेंगे और मजलूम का साथ देंगे। तहरीक का ये भी एक नारा है और अल्लाह के फजल के साथ इस पे पूरा उतरेंगे और तरक्याती काम हुकूमतों में आने के बाद सारी सियासी जमातें कराती हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के होने वाले कामों में करप्शन माइनस हो, करप्शन माइनस हो। जी बिल्कुल। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि सियालकोट के अंदर जितने भी ये हमारे दीगर जमातों के ओहदेदारान जिन्होंने इलेक्शन लड़े थे जी, अक्सर हमने इनको देखा है कि ये सब इलेक्शन के पीछे जो एक चादर होती है ना, उसके पीछे ये सब मिल बांट के खा रहे हैं। क्या तहरीक लबैक के भी यही मामला है? नहीं, अल्लाह पाक माफी दे, ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी भी सियासी जमात के साथ अभी तक ना फ्रंट पे पर्दे के सामने बैठी है, ना पर्दे के पीछे बैठी है। ठीक है जी, मैं जिला सियालकोट की सीए से बात कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 1 साल नायब अमीर रहा हूँ और 1 साल तकरीबन मैं पीपी का नाज़िम इलेक्शन सेल रहा हूँ। एक भी मुलाकात हमने कभी अपने मुखालिफ से इस बुनियाद पर पसे पर्दा नहीं की। जी, सियासी जमातों में ऐसा नहीं होता जिस तरह के मंशूर और जिस तरह के नजरियात पाकिस्तान तहरीक लबैक के। अगर सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए ये जो सियासत में जो इलेक्शन थे तो हमें ये भी पता चला कि आपने अपना इलाका जो है वो विन किया, क्या ऐसा काम किया था तो लोगों ने आपकी बात को माना? जी, इसमें मैं मुख्तसर ये बताता हूँ कि माशरत और सियासत जी ये बड़े डिफरेंट टॉपिक हैं। जो लोग माशरत को समझते हैं और सियासत से काम लेते हैं वो लोगों को अपना मैसेज सही तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। जब आप अपना मैसेज सही तरीके से डिलीवर करते हैं तो लोग आपको आउटपुट देते हैं और लोगों से रवाबत और उनसे मिलना जुलना जो है वो बड़ा अहम रोल होता है इलेक्शन में। तो अल्लाह के फजल से हमने पीपी 53 में ये जो हमारा पोलिंग स्टेशन था इसमें वाजिया कामयाबी हासिल की और नून लीग को 40 साल के बाद हमने अपने पोलिंग स्टेशन से शिकस्त दी है। जी माशाअल्लाह। जी, इसका जैसे आपने बात की माशरी और सियासी, इसमें ये बात वाजिया करें कि इसका मतलब ये है कि आप अगर माशरी सियासत को आप समझते हैं, जिन हलकों के अंदर जो आपकी तहरीक के दूसरे बंदे खड़े थे क्या उन्होंने माशरी सियासत का सहारा नहीं लिया? क्या वो वहां पे इस वजह से नाकाम हुआ कि उनको माशरी सियासत नहीं आई? नहीं जी, माशरे का जो इल्म है ना जी, ठीक है जी, वो हर बंदे के पास नहीं होता। ये प्रैक्टिकल माशरे में उतरने से आता है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं जी। ठीक है जी, तमाम तर सियासी जमातें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर माशरे में लोगों से रिलेशन डेवलप करके ही इलेक्शन जीतती हैं। तो इस माशरती मामलात में जो है ये बात जरूरी है कि लोगों से आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, आपके रवाबत अच्छे हो। जितने आपके रवाबत अच्छे होंगे आप उतना काम करेंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान का मैं ये आपको कह देता हूँ कि जो लोगों के अंदर, हमारे कारकुनों के अंदर सियासी मामलात में थोड़ी सी कमजोरी है
اور وہ ٹریننگیں ان کی ہو رہی ہیں, ان کی تربیت کا کام ہو رہا ہے, ورکر کنونشن ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں کارکن جو ہے ہمارا وہ سیاسی بصیرت اور معاشرتی بصیرت کے ساتھ کام کرے گا انشاءاللہ. یہ کارکن کی جو ایسے آپ نے بات کی سیاسی حوالے سے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنونی غلطی ہے یا علمی غلطی ہے؟ کس لحاظ سے جی کارکن؟ ایک کارکن جو ہے وہ کچھ غلطیاں ہیں, ایک کارکن جو کارکنان ہے یہ جنون کی حد تک پہنچ جاتے ہیں, جہاں پہ جنون نہیں دکھانا چاہیے وہاں پہ دکھاتے ہیں, اس لیے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, ایسی کوئی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی سیاسی ورکر کے اندر جنون ہونا چاہیے جی, اس کو نظریاتی مضبوط ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے جی. اور پاکستان تحریک لبیک پاکستان یہ تو وہ جماعت ہے جو نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہے, تو اس کے کارکن کو جو ہے وہ نظریے کے اوپر جذباتی ہونا چاہیے, اسی لیے وہ اسی جذبات کی بنیاد پر ہی وہ محنت کرے گا. جب میں اپنے سوالات کو مختصر کر رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہاں پر اپنے علاقہ کے اندر سیاسی جو ورکر اپنے تیار کیے یا بھاگ دوڑ کی, تو بڑی بڑی آپ کو پیشکش بھی ہوں گی, کوئی ایسی پیشکش آئی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ گمن صاحب تو بڑے بول لے جائیں گے, کیوں نہ ہم گمن صاحب کو یہ پیشکش کریں اور گمن صاحب بیٹھ جائیں, کوئی ایسا معاملہ ہوا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا کام جو تھا وہ اتنا کہہ لیں خفیہ تھا کہ ہمارے مخالفوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ تحریک لبیک جیت جائے گی. ہم نے اس کو اتنی کلیئرٹی اور اتنی صفائی کے ساتھ کیا کہ اپنا میسج گھر گھر جا کر ڈور ٹو ڈور پہنچایا, اور مخالفین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے. جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو پاکستان کے اندر ابھی تحریک لبیک کا جو منشور ہے یا تحریک لبیک کا جو نظریہ ہے وہ جمہوریت کو مانتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو سوال ہے نا جمہوریت کو مانتا ہے, جمہوریت کو مانتے ہیں بابا جی خادم حسین رضوی, تو انہوں نے اپنی سیاسی جماعت رجسٹر کروائی. جی, اصل میں نظام فطرت ہے کہ جو جس قسم کے حالات ہوں گے, جس قسم کی مٹی ہوگی, آپ اسی جنریشن کے پودے اس میں اگا سکتے ہیں, اور موسم اور باقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. جب پاکستان میں ایک جمہوری سسٹم چل رہا ہے, تو اگر اسلام نے بھی اس کے رستے سے اوپر آنا ہے تو اس میدان میں تو ایک دفعہ اترنا پڑے گا. جب تک خلافت رائج نہیں ہو جاتی تو جمہوری سسٹم کے رستے ہی جانا پڑے گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے رستے سے ہی ہم خلافت کا نظام وہ لائیں گے. اس پر آپ کو جتنی بھی تکلیفیں درپیش ہوں گی وہ آپ کر گزریں گے. اچھا گمن صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے وہ کیا ہے, ہمارے ناظرین کو بتائیے. میرا جی جو پسندیدہ مشغلہ ہے نا جی وہ ہے زراعت. ٹھیک ہے جی, میں بے شک ایک بزنس مین ہوں سیالکوٹ سٹی کا, لیکن میرا جو پسندیدہ شوقی یا خاندانی کام تھا وہ تھا زراعت, تو میں اس کو آج کل بڑے شوق سے کر رہا ہوں. اچھا, آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آپ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے؟ نہیں جی, نہ ہونے کے برابر اس لیے کہ میں اس سوچ کا بندہ ہوں کہ چیزوں کو جتنا آپ کشیدہ رکھیں گے اتنا آپ ان سے بہتر کام لے سکیں گے. بس آخری 2 سوال ہیں جو مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ سیاسی تحریک کے ساتھ جب آپ نے کام شروع کیا تو فیملی میں کیا کوئی مشکلات پیدا ہوں؟ نہیں, الحمدللہ اہل سنت جماعت سے ہمارا تعلق ہے, تو کوئی بھی کسی قسم کی مجھے فیملی کی طرف سے نہیں ہوئی. میرا اسکول آف تھاٹ بھی صوفیزم تھا, میرے بزرگ صوفیہ میں سے تھے, تو اس لیے کبھی بھی فیملی کے اندر سے پریشانی نہیں ہوئی. ہاں, چند دوست احباب جو پہلے دوسری جماعتوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے ہمیں کافی سارے کراس کویشچن کرنے پڑے, ان کو قائل کرنا پڑا, پھر جا کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اچھا گمن صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ جو تحریک لبیک کے جو ورکر کارکنان ہیں ان کو کوئی اصلاحی میسج دینا چاہیں کہ کہاں تک ان کو اصلاح کی ضرورت ہے, کوئی اصلاحی میسج دینا چاہیں.
किसी भी हवाले से, ग्राउंड लेवल के हवाले से, सोशल मीडिया पे काम करने के हवाले से, गुफ्तगू करने के हवाले से, कोई भी आप इस्लाही मैसेज देना चाहें? देखिए जी, दो मैसेज हैं। एक तो किसी सूरत भी हमें जमात, नजरिया और मरकज के खिलाफ कभी भी बात नहीं करते। ये तीनों चीजें मजबूत हैं तो अल्लाह के फजल से दीन इस्लाम तख्त पर होगा एक दिन। दूसरी जो कारकुनों वाली बात है, हमारे कारकुन जज्बाती हैं, हम उसको यही तरबियत देते हैं कि अखलाक के दामन को कभी हाथ से नहीं छोड़ना, अपनी बात में दलील पैदा करें और दलील के साथ बात करें। जी माशाल्लाह। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ साजिद मोहम्मद साहब, जिनसे माशाल्लाह हमारी गुफ्तगू हुई।